गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं जेपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज स्टडी करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। 24 24 मई को हम वार्तालाप 2 सेशन लेकर के आ रहे हैं। ये मोटिवेशनल सेशन है और इस बार हम अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे जो अभी रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब्स में पोस्टेड है। सो प्लीज़ आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 24 के वार्तालाप 2 सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने नियर और डियर वंस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म कीजिएगा वार्तालाप 2 सेशन के बारे में। आइएगा आज हम हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मुगल सल्तनत का नया राजा बना। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहद दोहद जो कि आपका कहाँ पे, गुजरात, दोहद गुजरात में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। पिता का नाम शाहजहां और मदर का नाम, माता का नाम मुमताज़ महल, या जिन्हें मुमताज़ बेगम के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं औरंगजेब की, तो 18 मई 1637 को औरंगजेब दिलरास बानो बेगम से विवाह करते हैं और दिलरास बानो बेगम ही हिस्ट्री में रबिया बीबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रबिया बीबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। औरंगजेब 2 बार और अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक करवाता है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, शाहजहां के टाइम पीरियड में इन शाहजहां के चारों बेटों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़े जाते हैं और इस युद्ध में कुछ एक फेमस युद्ध रहे हैं, जैसे सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध सामूगढ़ के युद्ध के बाद 21 जुलाई 1658 को आगरा को जीतता है। आगरा को जीतता है आपका कौन, औरंगजेब। और आगरा को जीत करके वो दिल्ली में अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक करवाता है। और कोरोनेशन कराते समय ही टुक द टाइटल ऑफ आलमगीर। वो आलमगीर की क्या लेता है, उपाधि। यही रीज़न है कि औरंगजेब का पूरा नाम औरंगजेब आलमगीर है। अंतिम रूप से ये देवराई का युद्ध जीतकर और दोबारा दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है। याद रखिएगा, देवराई के युद्ध के बाद 5 जून 1659 को दोबारा दोबारा दिल्ली में अपना कोरोनेशन या अंतिम रूप से राज्याभिषेक करवाता है। और इसके बाद 1707 तक राज करता है आपका कौन, औरंगजेब। याद रखिएगा, राजा बनने से पहले ही इज़ द गवर्नर ऑफ दक्कन। राजा बनने से पहले दक्षिणी भारत, दक्कन, ये वाला जो हिस्सा है, इसके गवर्नर या सूबेदार रहे हैं कौन, औरंगजेब। औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबे का मतलब आपका दक्षिणी भारत, उसने मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी औरंगाबाद को बनाया। औरंगाबाद को। यही रीज़न है कि ये एक बहुत ही लंबे समय तक साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत का गवर्नर रहा है। इसीलिए इसे दक्षिणी भारत की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा थी। और औरंगजेब की कब्रगाह भी दक्षिणी भारत ही रही है। जब 1682 में ये अपने विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करते करते और दक्षिणी भारत पहुंचते हैं और दक्षिणी भारत से
इसके बाद ये फिर वापस लौट करके अपनी मृत्यु तक उत्तरी भारत में कभी भी आ नहीं पाते। इनके बेटे अकबर ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अकबर साउथ की तरफ चला जाता है और ये भी उसके साथ साथ साउथ की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद ये दक्षिणी भारत में से कभी भी उत्तरी भारत में लौट करके नहीं आते और वहीं 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका टॉम्ब या जो इनका मकबरा था, याद रखिएगा, वो भी कहाँ बनाया गया? औरंगाबाद। वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजा बनने से पहले ये दक्कन का सूबेदार, दक्षिणी भारत का गवर्नर था। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है आपका औरंगजेब का। इसने साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत के इम्पोर्टेंट जो उस समय के बड़े बड़े वंश थे उनको हराकर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। 22 सितंबर 1686 को 22 सितंबर 1686 को इसने इसने आदिल शाह को हराकर और बीजापुर बीजापुर को जीता और बीजापुर को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया। ये आदिल शाही डायनेस्टी, बीजापुर, ये सब साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत के राजवंश है। इनके बारे में हम डिटेल में संगम वंश में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसने 1687 में 1687 में और इसने गोलकुंडा को हराकर इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। गोलकुंडा की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश में है। उस समय ये हीरो के व्यापार के लिए प्रसिद्ध बहुत ही ज़्यादा था और इस तरीके से बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर इसने मुगल साम्राज्य को क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तारित बहुत ही ज़्यादा किया। बीजापुर और गोलकुंडा को हराने के बाद इसका जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट था वो था मराठा। अगर मैं मराठा की बात करूं तो इसने 22 जून 1665 को मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी के साथ याद रखेगा ट्रीटी ऑफ पुरंदर की संधि की। और पुरंदर की संधि के अनुसार इसने बहुत से मराठा किलों को उस समय अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। मराठाओं के बारे में हम इससे अगले टॉपिक में मुगल्स ख़त्म होते ही हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इसने शिवाजी को हराया। फिर पुरंदर की संधि के बाद और इसने शिवाजी को आगरा बुलाया और आगरा बुला करके आगरे के जयपुर भवन में इन्होंने छत्रपति शिवाजी को हाउस अरेस्ट कर लिया था। बाद में छत्रपति शिवाजी 1674 में वहाँ से एस्केप हुए और वहाँ से भागे और फिर बाद में उन्होंने अपने दोबारा से रायगढ़ को राजधानी बनाकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। वो हम आपका मराठा एम्पायर में पढ़ेंगे, तो हमें बेसिकली उसको यहाँ पर पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूँ औरंगजेब की तो 1668 में इसने पूरी तरीके से हिंदू त्योहारों को मनाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। मतलब इसके साम्राज्य में कोई भी हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया नहीं जाता था। इसके साथ साथ इसने पूरी तरीके से संगीत को बैन कर दिया, ना कोई वाद्य यंत्र बजा सकता था। लेकिन राजा अपने महल में आकर वीणा बजाते थे। इसके समय में जो भी सिक्के छपे हैं सब सिक्कों पे और औरंगजेब को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जबकि राजा ने संगीत को वैसे पूरी तरीके से बैन कर दिया था। अगर औरंगजेब की बात करूं तो औरंगजेब को याद किया जाएगा जजिया टैक्स के लिए भी। 1669 में इसने जजिया
कर को दोबारा से शुरू किया। जजिया कर को दोबारा से शुरू किया। अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ, और ये एक ऐसा राजा रहा है जिसने कुरान के आधार पर, याद रखिएगा, जिसने कुरान के आधार पर शासन किया। कुरान के आधार पर शासन किया। कुरान के हिसाब से जो चीज़ें प्रतिबंधित थी वो सब चीज़ें राजा ने प्रतिबंधित की। और राजा अपने आप को जिंदा भगवान की तरह समझता था कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा। यही चीज़ रीज़न था कि औरंगजेब को हिस्ट्री में जिंदा पीर की उपाधि या टाइटल भी दिया गया है। पीर बेसिकली मरे हुए होते हैं, लेकिन ये अपने आप को लोगों से जिंदा होने के बाद भी पुजवाता था, इसीलिए हिस्ट्री में इसे जिंदा पीर कहा गया है। ऐसा नहीं है कि इसने हिंदुओं के साथ ही ये सब चीज़ें की, त्योहारों को बैन किया या ये सब। इसने उस समय गुरुवार को गुरुवार को जो आपके सूफी पीर या जो संत होते थे उनकी दरगाहों पर जलने वाले जलने वाले जो दीपक थे उन पर भी पूरे तरीके से क्या लगा दिया था, बैन। मतलब इसका ये मानना था कि सुन्नी धर्म को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए, शिया धर्म का प्रचार प्रसार ना किया जाए। जो भी आपके सूफी पीर या जो संत आते हैं वो सब शिया मुस्लिम होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि बहुत ही कट्टर सुन्नी मुस्लिम था आपका कौन, औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब का एक दूसरा पक्ष भी है। अगर आप औरंगजेब से के बारे में देखते हो और अगर आपसे कोई ये कहे कि हिंदू अधिकारी या हिंदू मनसबदार सबसे अधिक किसके टाइम पीरियड में थे, तो वो रहे हैं हमारे औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में बहुत ही बड़े बड़े स्थानों पर हिंदू लोगों को बैठाया। इसके समय में टोटल 373 हिंदू मनसबदार थे, जो कि मुगलों के टाइम पीरियड में सबसे मैक्सिमम या सबसे अधिक रहे हैं। 1669 में 1669 में इसने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और उसे बहुत बड़ी मात्रा में तोड़ा गया और वहाँ पर लूटपाट भी की गई। अगर मैं बात करूं औरंगजेब की, तो औरंगजेब के समय में कुछ एक बहुत ही फेमस विद्रोह हुए हैं। और ये पहला विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, जाटों का विद्रोह, जो जाटों ने किया था। अगर मैं बात करूं जाटों का विद्रोह, तो जाटों के विद्रोह की शुरुआत 1669 में हुई, 1669 में हुई। और इसका नेतृत्व गोकुला जाट और राजाराम जाट ने किया। गोकुला जाट और राजाराम जाट, इन दोनों का संबंध मथुरा उत्तर प्रदेश से था। इन्होंने रिवोल्ट या विद्रोह किया, किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब और गोकुल जाट के बीच और राजाराम के बीच तिलपट का युद्ध हुआ। तिलपत तिलपत का युद्ध हुआ। और तिलपत के युद्ध में गोकुला की मृत्यु हुई और गोकुला की मृत्यु के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद और जाटों का नेतृत्व किया राजा राम ने। इसके बाद राजा राम ने 1685 में सिकंदरा, जहाँ पे मकबरा है आपका किसका, अकबर का मकबरा, उसे लूटा और उसे लूट कर एक बार फिर से चैलेंज किया, किसे, औरंगजेब को। लेकिन आपको पता है 1682 के बाद और औरंगजेब साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत में चला गया था, तो इसके बाद वो कभी भी उत्तरी भारत में लौट कर नहीं आया। और इसका फ़ायदा उत्तरी भारत के राजाओं ने काफ़ी अधिक उठाया। 1688 में राजा राम की मृत्यु होने के बाद राजा राम के भतीजे चूड़ामन
मन ने एक नए जाट साम्राज्य की स्थापना की और इसने बेसिकली अपनी राजधानी बनाया किसे? भरतपुर। तो हम ये आगे राजपूतों में फिर पढ़ेंगे भरतपुर साम्राज्य के बारे में, लेकिन भरतपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का क्रेडिट जाएगा आपका चूड़ामन को। जाटों के विद्रोह के साथ साथ दूसरे नंबर पर इसके समय सबसे इम्पोर्टेंट जो विद्रोह हुआ वो हुआ सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह। सतनामी एक संप्रदाय या पंथ थे जिनकी स्थापना 1672 में वीरभान द्वारा हरियाणा के नारनौल में की गई। इन सतनामियों द्वारा और विद्रोह किया गया औरंगजेब का। और यही रीज़न था कि एक समय ऐसा था जब इन्होंने नारनौल और महेंद्रगढ़ बेसिकली दक्षिणी हरियाणा के इन इन जिलों से और पूरी तरीके से औरंगजेब के मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। थर्ड नंबर पे और इसके साथ विद्रोह रहा है सिख विद्रोह। और अगर मैं सिख विद्रोह की बात करूं तो सिखों के 9वें गुरु रहे हैं तेग बहादुर। औरंगजेब चाहते थे कि तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाए, जिससे कि सभी के सभी जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो इस्लाम संप्रदाय में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया गया। यही रीज़न था कि इसने 1675 में दिल्ली में उनको बिहेडेड कर दिया या उनका सिर कलम कर दिया। और इसी के साथ सिखों और मुग़लों में संबंध और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। सिखों के बारे में भी हम मुग़ल एम्पायर के ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे। जहाँ पर गुरु तेग बहादुर का शीश काटा गया वहाँ पर आज बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है जिसे हम शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा जहाँ पे इनका समाधि स्थल है उसे हम गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं औरंगजेब की तो आपको पता है कि मृत्यु के बाद इसका मकबरा कहाँ पे बनवाया गया? औरंगाबाद। औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया बीबी की याद में और बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा आपका कहाँ पे है? औरंगाबाद। और बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। देखने पर ये हूबहू ताजमहल जैसा दिखाई देता है, लेकिन याद रखिएगा ये ताजमहल नहीं है, ये ताजमहल की रेप्लिका या हिंदी में प्रतिकीर्ति है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आप प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 24 मई को आने वाले हमारे वार्तालाप 2 मोटिवेशनल सेशन के लिए तैयार रहिएगा। अगर आपके पास इसको लेकर के कोई सजेशंस या सुझाव है सो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।